हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक तथ्यों पर बात करेंगे। और पिछली वीडियोस में हमने पाषाण काल को कंप्लीट किया है, तो वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो समय है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय कितना माना जाता है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि वर्तमान से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं थी, वो कौन कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी, पहली थी मेसोपोटामिया सभ्यता। जो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे स्थित थी और यह दुनिया की प्रथम शहरी प्रथम नगरीय सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता। और अन्य मिस्र की सभ्यता और तीसरी है चीन की सभ्यता। यानी कि ये सभी सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। अब हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका एक अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और यह नाम सन जॉन मार्शल ने रखा था और यह उनकी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में मिलता है। अन्य नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि जो प्रथम उत्खनन स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अन्य नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदियों के मध्य इसका विस्तार हुआ, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और तीसरा है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हड़प्पा को क्या बोलते थे? मेलुहा। उसके बाद एक अन्य नाम है जो बृहत सभ्यता, और यह नाम इतिहासकार रफीक मुगल ने दिया है। तो बृहत सभ्यता नाम किसने दिया है? इतिहासकार रफीक मुगल ने। अब इसके खोज की कहानी जान लेते हैं। तो इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले 1826 में क्या होता है, इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैनन को मिलती है। चार्ल्स मैनन ऐसे घूमने जा रहे होते हैं, तो वो एक जगह पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे कुछ ईंटें मिलती हैं। तो वो जो ईंटें होती हैं, उनका सबका आकार एक सा है। तो चार्ल्स मैनन को आइडिया आता है कि ये इतनी एक आकार की ईंटें आ कहाँ से रही हैं। तो ये जो खबर है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भिजवाते हैं। और यह 1861 की बात होती है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, काफी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके लेके देखो, जो जॉन मार्शल थे ना, उनके तो नेतृत्व में खुदाई की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की और पता लगाया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में। तो यह 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद 1922 में जो आर.डी. बनर्जी हैं, यानी कि रासर दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो नाम मुख्य प्रजातियां पाई जाती थी। कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? 4। पहली है भूमध्य सागरीय, यह प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती थी। और दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरी है अल्पाइन और चौथी है मंगोलाइड। यानी कि ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी बताई? भूमध्य सागरीय, दूसरी बताई प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। ये सब हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ
जो मानचित्र बनाया है इसका उद्देश्य इतना है, आप इजीली इसको याद कर सकें कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो जो इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे त्रिभुज बना रहा है, तो लगभग त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हड़प्पा सभ्यता का देखिए, ये उधर ऊपर, ये इधर उत्तर हो जाएगा, है ना, ये इधर दक्षिण हो जाएगा, और ये पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम इधर। तो उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा। क्या है, मांडा, एम से याद रखेंगे मांडा। आगे चल इसको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए उत्तर में जो स्थान है वो मांडा है, और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में कौन सा स्थल है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद दक्षिण में एम डी, तो ये क्या याद रखेंगे, एम डी। तो डी से दैमाबाद, और दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद पूर्व में है आलमगीर। क्या याद रखेंगे, ए फॉर आलमगीर। आलमगीर कहाँ है, यूपी में। और यूपीपीसीएस की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफी फैक्ट, क्योंकि ये यूपी का स्थल है आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, है ना। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी, ऐसे याद कर लो। उसके बाद पश्चिम में है सूतकांगे डोर। पश्चिम में क्या है, एस फॉर सूतकांगे डोर। देखो MDAS, है ना। तो एस फॉर सूतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में। और यह दास्क नदी के किनारे है। सूतकांगे डोर, बलूचिस्तान और दास्क नदी, है ना। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार 3 देश में है वर्तमान में। पहला अपना प्यारा भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं वह भारत में खोजे गए हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं, तो वह गुजरात में मिले हैं। किसमें मिले हैं, गुजरात में। उसके बाद जो रोपड़ है उसकी जो खुदाई है वो स्वतंत्रता के बाद की गई थी। कमेंट में आप बताइए कि रोपड़ किस राज्य में स्थित है। और अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हमने समझा है कि हड़प्पा का नामकरण कैसे होता है, हड़प्पा की खोज कैसे होती है, हड़प्पा का समय काल कितना है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ बेसिक जो भी तथ्य थे उनको देखा था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय पर बात की थी। आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, यहाँ से एग्जाम में काफी बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो टीचिंग एग्जाम्स हो चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, उनमें हड़प्पा सभ्यता के काफी क्वेश्चंस रहते हैं इनके स्थलों को लेकर, कि किस स्थान से क्या मिला है और कौन सा स्थान वर्तमान राज्य में कहाँ स्थित है। तो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मानचित्र है हमने इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनको दर्शाया है, ताकि आपको जो रिकॉल करने में आसानी हो जाए बाद में कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, इससे ये आसान हो जाएगा। तो पहले पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। उत्तर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर उत्तर में जो स्थल पड़ता है वो है मांडा। तो हड़प्पा सभ्यता का
सबसे जो उत्तरी स्थल था वो कौन सा है, मांडा। और मांडा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो है दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। राष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। इसको साथ साथ याद कर लेंगे, बाद में मतलब टेंशन ही ना हो बिल्कुल कि इनको कैसे याद करना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो मेरे साथ साथ याद करो कि उत्तर में पड़ता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मांडा। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, वह किस नदी के किनारे है, तो वह चिनाब नदी के किनारे है। इसी प्रकार से इन स्थलों से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे दक्षिण में दैमाबाद पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद हमने जाना कि सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो जो सबसे पूर्वी आलमगीरपुर और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये जो सुतकांगे डोर है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कैसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पश्चिमी। और यह स्थल बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। अब हम हड़प्पा कालीन कुछ और स्थलों पर बात कर लेते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा है। क्या है, हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वह कौन सा है, हड़प्पा। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद इसके बारे में एक अन्य तथ्य कि स्टुअर्ट पिगार्ड हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, अर्ध औद्योगिक नगर। यानी कि हड़प्पा से संबंधित हमने दो फैक्ट देखे। पहला कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और दूसरा फैक्ट हमने देखा कि स्टुअर्ट पिगार्ड ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। और जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन में देखिए सिंधु नदी भी रहेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। अब हम अगले महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पर बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता रही है और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। तो जो मोहनजोदड़ो है, तो ये जो मोहनजोदड़ो है यह बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। और किस नदी के तट पर,
सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने क्या जाना कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और अगला पॉइंट 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। और अगला पॉइंट कैसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसके बाद हमने जाना कि मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो कि चनहूदड़ो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चनहूदड़ो की क्या विशेषताएं हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चनहूदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो के पास ही है, यानी कि ये पाकिस्तान में स्थित है चनहूदड़ो। और यहाँ से ना मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है चनहूदड़ो से? मनके बनाने का कारखाना। तो चनहूदड़ो के बारे में क्या याद रखना है कि जो चनहूदड़ो है वो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। जो भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है ना, वो यहाँ से हमें मिलता है चनहूदड़ो से। तो चनहूदड़ो से हमें जो भी श्रृंगार का सामान है, मेकअप का सामान है, मनके बनाने का कारखाना है, वो हमें कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से। अब हम बात कर लेंगे इसमें मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, मांडा, लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोथल है, लोथल की क्या विशेषता है? लोथल एक तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन। यहाँ पे इंडिया का पहला डॉकयार्ड मिला था, तो वो लोथल से ही मिला था। यानी कि जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो लोथल क्या है? बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हम और धौलावीरा के बारे में देखेंगे। धौलावीरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धौलावीरा है ना, जैसे कि जो बाकी के नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित था। तो धौलावीरा के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, आप साथ साथ नोट करते चलिए और मैं थोड़ा साइड भी हो जाया करूंगी जिससे आपको इनको नोट करने में आसानी रहे। आप नोट साथ साथ बनाइए और तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो जो धौलावीरा है यह गुजरात राज्य में स्थित है। और है वो 3 प्रकार से है ना। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि यहाँ पे जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। और धौलावीरा अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है। उन्नत जल निकासी प्रणाली। जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है काफी स्ट्रांग हुआ करता था धौलावीरा में।
और धौलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कमेंट में आप बताइए कि धौलावीरा को कब और यह कौन से नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद हम अन्य स्थल जो कि है कालीबंगन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। और कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगन का क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगन से मतलब है काले रंग की चूड़ियां, और ये राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो बार बार इसीलिए दोहराती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आप भी जहाँ बैठे हैं बार बार बोलने की कोशिश करें। कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, और ये राजस्थान में स्थित है। हाँ, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हम कुछ और स्थल हैं जो कि हरियाणा राज्य में स्थित हैं, उनको देख लेते हैं, जिनमें प्रमुख है बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़। बनावली के बारे में, बनावली की क्या विशेषता है कि बनावली से हमें एक मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बनावली से हमें क्या मिला है? मिट्टी के हल्के खिलौने। और बनावली किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से हमें हल्के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके बाद एक और प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में क्या खास बात है कि देखिए, जो राखीगढ़ी है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो जो राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इसके बारे में क्या खास बात है? और इसके बारे में खास बात है कि यहाँ से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार का मतलब है जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता है, उसको अन्नागार कहते हैं। तो अब हम कुछ और प्रमुख स्थल है, जैसे कि क्या रह गया अब, जो भी देखिए प्रमुख स्थल थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक ये सोरथुगोई है, इसको याद रखेंगे, ये अफगानिस्तान में पड़ता है सोरथुगोई। तो जो भी प्रमुख स्थल थे, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हमने उन सबको कवर कराने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानेक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और वहाँ की वास्तुकला। इससे के पहले लेक्चर में हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, और भी हमने कुछ इसके और तथ्यों पर बात की थी। और दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। आज का लेक्चर हड़प्पा सभ्यता का तीसरा लेक्चर है। बाकी के दो लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हाँ, सबसे पहले है विभाजित नगर। तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो विभाजित हुआ करते थे सामान्यतः दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले एक होता था ऊंचा स्थान और एक निचला स्थान होता था। अब प्रथम भाग था, देखिए कैसे, मैं यहाँ पे ये जो डायग्राम्स यूज कर रही हूँ ना, इसको आप अगर जब आंसर राइटिंग लिखो ना, आप पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग लिखो,
तो इसको यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट करना साथ साथ में। तो पहले देखिए ऐसे एक ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये होता था प्रथम भाग, है ना, ये प्रथम भाग है। और ये देखो आप देख पा रहे हैं थोड़ा ऊंचा है, कैसा है, ऊंचा। और ये द्वितीय भाग है ना, और ये नीचा है, तो इसको क्या बोलेंगे, निचला नगर। तो इस ऊपर वाले भाग को बोलते थे दुर्ग। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो सामान्यतः कितने भागों में विभाजित होते थे, दो। कौन कौन सा, एक होता था ऊंचा नगर जिसको हम दुर्ग बोलते थे, और एक होता था निचला नगर। अब देखिए ये प्रथम भाग है, ये पड़ता था पश्चिम में, एक मिनट, ये पड़ेगा पश्चिम में, और ये पड़ता है पूर्व में। तो इस प्रकार से हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं। पश्चिम में जो स्थित है ऊंचा भाग उसको दुर्ग कहते हैं, और पूर्व में जो स्थित है निचला भाग उसको कहते हैं निचला नगर। अब यहाँ पर जब ये विभाजन है तो वो क्यों होगा, आप सोच के देखिए विभाजन क्यों किया जा रहा है। देखिए अगर विभाजन किया जा रहा है नगर का तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग लोग रहते होंगे। तो जो ऊंचा वाला एरिया है वहां शासक वर्ग निवास, तो दुर्ग में कौन रहता था, जो शासक वर्ग था वह दुर्ग में रहता था। आम लोग रहते थे, आम लोग कौन कौन होंगे, जैसे कि व्यापारी, कारीगर, और भी जो काम करने वाले लोग होते थे, आम लोग होते थे, वह निचले नगर में होते थे। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक और अदर तथ्य बता दूं, वो ये है कि जो धौलावीरा है, पिछली वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, तब वहां पे हमने धौलावीरा के बारे में पढ़ा था। धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वो इसका अपवाद है। जो धौलावीरा है वो दो नगरों में नहीं बल्कि तीन नगरों में विभाजित हुआ करता था। तो धौलावीरा ऐसे तीन नगरों में विभाजित हुआ करता था, यानी कि यानी कि एक है ना मध्य में भी नगर होता था, एक होता था वही सेम ऊंचा नगर दुर्ग, और दूसरा जो द्वितीय भाग है निचला नगर, लेकिन मध्य में भी एक अलग नगर हुआ करता था। ये धौलावीरा के बारे में आप याद रखेंगे। इसके बाद हम इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि वहां की जल निकासी प्रणाली कैसी थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता ना अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है काफी उन्नत थी, और हमने पढ़ा था कि धौलावीरा में सबसे ज्यादा जल निकासी उन्नत जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो जल निकासी प्रणाली यहाँ की कैसी थी, जैसे देखिए ये जो सड़कें बनाई जाती थी ना, जो सड़क वो सॉरी जो नालियां बनाई जाती थी ना, नालियां, इनको ना ढक दिया जाता था, नालियां ढक दी जाती थी, और इन पर जगह जगह मैन होल भी बनाए जाते थे ऐसे। तो बाद में क्या होता था, ये मैन होल क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ से ना इन नालियों की साफ सफाई की जा सकती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते थे। और क्या होता था, नगर में छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, छोटी छोटी नालियां नगर में बनाई जाती थी, और बाद में ही शहर के बाहर जाके निकल जाती थी, जहां से नगर का सारा गंदा पानी नगर के बाहर चला जाता था। ये चीजें आपने आप आज भी देखी होंगी। आप सोच के देखिए कि ऐसा आपके गांव में, आपके शहर में ऐसा है कि छोटी छोटी नालियां बड़ी नाली से कनेक्ट हो रही हो, सारा पानी गांव के शहर के बाहर जा रहा है। देखिए आप देखिए कितनी पुरानी हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय मैंने क्या बताया था, लगभग 8,000 साल पहले की बात है, 2500 से 1750। इतने समय पहले लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो जल निकासी प्रणाली वहां की बहुत अच्छी थी। ये हमने जान लिया कि किस प्रकार से छोटी छोटी नालियां बड़ी नालियों में जुड़ जाती थी और सारा पानी शहर के बाहर चला जाता था। और यहाँ के लोग हैं वो नालियों को ढककर रखते थे, और उनपे मैन होल बनाए जाते थे ताकि समय समय पर उनकी साफ सफाई भी की जा सके। अब यहाँ के भवन निर्माण पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ का जो भवन निर्माण है ना, वो सामान्यतः पक्की ईंटों से किया जाता था। कैसी ईंटों से, पक्की ईंटों से। और वैसे तो ईंटों का आकार अलग अलग होता था, लेकिन सामान्यतः इन ईंटों का आकार 4:2:1, लंबाई चौड़ाई और इसकी मोटाई, ईंटों का अनुपात कितना मिलता है, 4:2:1। ये ईंटों का अनुपात है। और पक्की
पक्की ईंटों से भवन निर्माण किए जाते थे। तो यहाँ की कुछ प्रमुख संरचनाएं इन पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक है विशाल स्नानागार, हमने पहले भी जाना था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से विशाल वृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। एक बड़ा सा स्नानागार बना होता था थी, और बगल बगल से ना रूम बनाए जाते थे, ऐसे रूम बनाए जाते थे बगल में। इनका क्या उपयोग होता होगा? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो लोग एकत्रित होकर इसमें स्नान करने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और कहीं कहीं काफी घरों में कुएं भी देखे गए हैं। उसके बाद अन्नागार, अन्नागार है ना, वो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख एक इमारत है। अन्नागार, इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। किस प्रकार से हुआ करती थी? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि नियोजित सड़कें। तो सड़कें दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसी होती थी सड़कें? देखिए, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे को सड़कें समकोण पर होती थी, तो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर। सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ऐसे करके होती थी यहाँ की सड़कें। और साथ ही हमने पहले ही जान लिया कि यहाँ के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगर योजना थी, वहाँ की वास्तुकला थी, इसको कंप्लीट किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानेक्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, ऐसा माना जाता है कि यह मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनका शासन। वर्तमान में जो हमारा समाज है वहाँ पे पितृ सत्तात्मक है। जैसे कि आपने देखा होगा, सामान्यतः घरों में, आपके भी घरों में जो घर के मुखिया होते हैं वो पुरुष होते हैं, तो इसको पुरुष सत्तात्मक कहते हैं, पितृ सत्तात्मक, सॉरी। और मातृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि माता का शासन, जो महिलाएं होती थी उनका घर पे वो मुखिया होती थी। और इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है? की जानकारी हमें कि वहाँ के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो ऐसे अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज था। और दूसरी बात है वर्ग विभाजन। यहाँ यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनके बीचों में विभाजन था। जैसे कि जो शासक वर्ग था वो उचले स्थानों पर रहता था, ऐसे करके कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो ऊंचा वाला स्थान था पश्चिम में उसको दुर्ग कहते थे। यहाँ पर शासक वर्ग रहता था। और ये निचला नगर था, यहाँ पर जो आम लोग थे वो रहते थे। में नगर वर्ग का विभाजन भी होता था। उसके बाद वहाँ की वेशभूषा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वह कुछ ऊनी और सूती दोनों तरीके के कपड़े पहनते थे। मनोरंजन के लिए वे चौपड़ और पासी जैसे खेल का प्रयोग करते थे। शिकार खेलना भी उनके मनोरंजन में शामिल था। और स्वच्छता की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। कैसे? पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि वहाँ की जो नालियां थी वो ढकी हुई होती थी और जगह जगह पर मैन होल भी बना दिए जाते थे ताकि समय समय पर उनकी साफ सफाई की जा सके। और शहरों में जो छोटी छोटी नालियां थी वो बड़ी नाली से कनेक्ट रहती थी और सारा पानी कहाँ जाता था? नगर के बाहर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखते थे। उसके बाद वो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध वगैरह कम करते थे और वो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसके बाद
जो एक इतिहासकार हुए हैं व्हीलर, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी अध्ययन किया, तो व्हीलर ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो एक ये वाला फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार मार्क किया है, आप इसको जरूर याद रख लेंगे कि व्हीलर ने स्वीकारा है कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा भी थी। अब हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पर बात कर लेते हैं। देखिए ये सब तो वहाँ का रहन-सहन हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे। अब हम वहाँ के आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था? तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। कृषि में गेहूँ, धान और राई, ये जौ, ये सब उगाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। पशुपालन करते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से गुजरात से क्या है? उसके हाथी, हाथी पालन के साक्ष्य भी गुजरात से मिले हैं। और उसके बाद एक यहाँ के हम समझेंगे कि यहाँ की व्यापार, यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे और शिल्प में भी माहिर थे। व्यापार में जैसे कि वह लोग, आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र और मध्य एशिया से व्यापार किया करते थे। शिल्प में ये लोग कारीगर थे, जैसे कि वो उद्योग वगैरह जैसे लगाए गए थे ना, जैसे कि मनके बनाने का कारखाना था जो हमें चंदगुडुरु से मिला है। तो ऐसे ही कुछ शिल्पकार भी थे जो मनके वगैरह बनाते थे, और कारीगर थे जो औजार वगैरह बनाते थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें आपको कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग हो जाती है इसको लेके, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगर वहाँ पे खेती की जाती थी तो जो हल्के फाल बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अब हम देख लेते हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थल क्या रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो तांबा है वो कहाँ से मिला है, याद रखेंगे। और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये है कि तांबा जो है वो हमें खेतड़ी और बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। तो तांबा कहाँ से मिलता है हमें? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। देखिए याद रख लो इसको, अभी याद कर लो, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में भी जो राजस्थान है वहाँ पे तांबा ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही याद रख लो कि खेतड़ी, खेतड़ी में तांबा ज्यादा मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तांबा जो है खेतड़ी में ज्यादा मिलता है, और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद लाजवर्द जो है, लाजवर्द ये बदख्शां, बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहां पे मिला है। और टिन जो कि ईरान वाले क्षेत्र में मिला है। टिन कहाँ मिला है? ईरान वाले क्षेत्र में। चांदी राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर में। अजमेर मतलब कहाँ है? राजस्थान में। तो ये सब फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानेक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा। और वो मातृ देवी को ही मतलब उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। और पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य हमें वहाँ की मोहरों से मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। साथ ही ये लोग लिंग योनि की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा में जैसे पीपल वृक्ष की पूजा, साथ ही कुछ पशुओं की पूजा,
जिसमें बाघ, यूनिकॉर्न और कुछ अन्य पशु भी थे जिनकी वो पूजा करते थे। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से कहीं से भी गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें गाय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। वहाँ गाय के साथ वो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है? हमने एक जो बृहद स्नानागार है, एक बड़ा स्नानागार था, उसके बारे में पढ़ा था। जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो वो जो महान स्नानागार है वैसे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, तो वहां से अनुमान लगाया जाता है कि जो स्नानागार है उसका यूज धार्मिक अनुष्ठान होता था, तब स्नान कार्यों के लिए किया जाता होगा। और बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिल लेते हैं। देखिए चनबूदड़ो से एक मोहर मिली है, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी अंकित हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहां के लोग संभवतः बलि प्रथा भी करते होंगे। देखिए ये सब चीजें कैसे पता चल रही हैं? वो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन है या फिर सामाजिक जीवन है, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस सब के बारे में हमें कैसे जानकारी मिल रही है? इस सब के बारे में हमें ऐसे जानकारी मिल रही है कि वहाँ की जो पुरातात्विक खुदाई से हमें जानकारी मिल रही है कि और वहाँ के जो लोग थे अग्नि की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमने पढ़ा था कि कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा किया करते थे। और जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में भी करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वहां पे, इस चिन्ह की भी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अब सांस्कृतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? नगरीय संस्कृति थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय। और अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प और कला जानते थे। जैसे कि वो टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, धातु की मूर्तियां बनाते थे, मनके बनाते थे। जैसे मनके बनाने का कारखाना भी मिला है चनबूदड़ो से, तो वो सब हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। वेशभूषा और श्रृंगार, देखिए जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं संभवतः वो आभूषण पहनते थे। मैं यहाँ पे संभवतः वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। और तो वहाँ की वेशभूषा थी कि महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती थी और श्रृंगार करती थी, लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं चनबूदड़ो से। मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए वे पासे चौपड़ जैसे खेल खेलते थे, शिकार करते थे। तो ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये सब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन पर बात की है। इससे कि पहली वीडियो में हमने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय पर बात की थी। उसके बाद हमने हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में बात की, वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में बात की, हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर बात की। और आज हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता, इतनी विशाल हड़प्पा सभ्यता जो कि पहली नगरीय सभ्यता थी भारत की, इसका पतन कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था इसका क्या मतलब है? पतन का मतलब ये नहीं है कि वहां के लोगों की मृत्यु हो गई थी, बल्कि पतन का मतलब ये है कि जो लोग नगर में रहते थे वह धीरे धीरे वहां पे व्यापार वगैरह खत्म हुआ और धीरे धीरे वहां से जाकर अलग गांव के क्षेत्र में बसने लगे। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं, इसके पीछे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले जो विद्वान है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर,
इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया है? इन्होंने बताया है कि बाह्य और आर्यों का आक्रमण, यानी कि आर्यों के आक्रमण से और कुछ बाहरी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद विद्वान जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव ने हड़प्पा के पतन का कारण बाढ़ को बताया है। क्या बताया है? बाढ़। कि बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। किसको माना है? जलवायु परिवर्तन को। आगे जो M.R. साहनी है, इन्होंने पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन माना है, यानी कि जल प्लावन, अत्यधिक जल आया जिसके कारण वहां से लोग जाने लगे और गांव में रहने लगे। और एक विद्वान है कनेडी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा माना है, यानी कि मलेरिया या महामारी आई जिससे वहां के लोगों ने नगर छोड़कर गांव में जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बाढ़ बाढ़ पतन का कारण बाढ़ है, ऐसा किस विद्वान ने बोला है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रख लेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता का जो भी पूरा कंसेप्ट था सब क्लियर हो चुका है, और आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर था। बाकी के लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।